अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसका हम लोगों ने सेट नंबर 1 से 5 तक के कर लिए हैं। इसमें कुल 20 सेट दिए गए हैं। कुल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक के कर लिए और आज हम लोग सेट नंबर 6 को करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के शुरू करते हैं। और इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप लोग को हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पर पीडीएफ के द्वारा आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग खाली जीके जीएस प्रश्न को देखेंगे। चलिए शुरू करते बिना कोई देर के। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप लोग को दिए गए टेलीग्राम पर पीडीएफ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका फुल पीडीएफ दिया जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ। तो 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कथन 1 में दिया गया किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। दूसरा में दिया गया किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। या तीसरा में दिया गया द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। तो 11 का राइट आंसर बताना है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 2 और 3, कथन 2 और 3 का सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार से समान नहीं होता है और द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान और भार को समझते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा द्रव्यमान कहलाती है और इसका मान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। और भार में वह बल जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है कोई वस्तु को उसे भार कहते हैं। इसका मान प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है। आगे 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में एक कार समान दिशा में कार्यरत बल की दिशा के तहत एस दूरी के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग के साथ गतिमान है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर बताना है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल द्वारा किया गया कार्य एफ इंटू विस्थापन, मतलब बल गुने विस्थापन होगा। कार्य बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। यदि बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होता है। बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता तो इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। कोई वस्तु जिसकी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो किस लेंस से इसको ठीक किया जा सकता है? तो 13 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उचित क्षमता के उत्तल लेंस, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें नेत्र लेंस पतला हो जाता है और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाती है। मायोपिया दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के मध्यमा अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? तो ए में दिया गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी में दिया गया बल की दिशा, सी में विद्युत धारा की दिशा और डी में दिया गया चालक की गति की दिशा। तो 14 का राइट आंसर बताना है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत धारा की दिशा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को बताता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यदि बाएं हाथ के 3 उंगली मध्यमा, अंगूठा और तर्जनी को इस प्रकार फैलाए जिसमें अंगूठा आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा को बताता है, विद्युत धारा की दिशा को। आगे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 15 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया है यह एक अदिश राशि है
बी में दिया गया यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है और सी में दिया गया किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय द्विसूचक द्वारा मापी जाती है और डी में दिया गया यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर बताना है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा उत्तर से दक्षिण तथा चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ध्रुव होती है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा की बात की जाए तो टेस्ला होता है। एसआई मात्रा टेस्ला होता है। आगे 16 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। आपको दिए गए पीडीएफ के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत में वैदिक काल की अवधि डैश मानी जाती है। भारत में वैदिक काल की अवधि डैश मानी जाती है। तो ए में दिया गया 550 से 323 ईसा पूर्व, बी में दिया गया 3000 से 2600 ईसा पूर्व और सी में दिया गया 1500 से 600 ईसा पूर्व और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर बताना है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व में मानी जाती है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की अवधि 1500 से 1000, ऋग वैदिक काल की अवधि जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है और उत्तर वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि था। 22 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 22 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया 15वीं शताब्दी में, बी में दिया गया 14वीं शताब्दी में और सी में दिया गया 13वीं शताब्दी और डी में 12वीं शताब्दी में। तो 22 का राइट आंसर बताना है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 में किया था। हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में इसकी स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी हम्पी थी। इसकी राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय हुआ, जो कि तेलुगु वंश से संबंधित था। विजयनगर के तेलुगु वंश से संबंधित है। आगे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 23 का राइट आंसर बताना है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ने 41वां कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। अधिवेशन जो 1925 में हुआ था, 1925 में अध्यक्षता हुआ था। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 24 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो 24 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया 1855 में, बी में दिया गया 1877 में और सी में दिया गया 1875 में और डी में दिया गया 1878 में। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। उनका जन्म गुजरात के मैरवी रियासत में हुआ था 1824 में। 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के संदर्भ में वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किए थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किए थे। 25 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो 25 का राइट आंसर बताना है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 1924 में।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया गया था। स्थापना में सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला आदि के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1924 में। 26 नंबर प्रश्न, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो 26 का राइट आंसर बताना है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने के लिए अनुरोध राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक किसान के नेता थे। गांधी जी ने चंपारण आने का वादा किया था और अप्रैल 1917 में गांधी जी कलकत्ता से पटना होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। गांधी जी के प्रयास से 1 मई 1918 को बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद तीन कठिया पद्धति समाप्त कर दिया गया था। 1 मई 1918 को, डेट याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो 27 का राइट आंसर बताना है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के समीप विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। यह ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कुल 1900 किलोमीटर, इसकी लंबाई कुल 1900 किलोमीटर मानी जाती है और इससे अधिक भी होती है। 28 नंबर प्रश्न, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? भारत में किस मुस्लिम शासक के द्वारा जजिया कर का प्रचलन किया गया था? तो 28 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया है बलबन के द्वारा, बी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, सी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और डी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। जजिया कर भारत में सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में लागू किया गया था और जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया गया एक धार्मिक कर था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में किया था और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही जजिया कर सर्वप्रथम लगाया गया था। 29 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो 29 का राइट आंसर बताना है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह एक स्थलीय ग्रह नहीं है। IAU की प्रयाग सम्मेलन में अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रहों को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब ग्रहों की कुल संख्या घटकर 8 हो गई है। कुल वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों को दो भागों में बांटा गया, एक पार्थिव ग्रह और एक बृहस्पति या बृहत्तम ग्रह। पार्थिव यांत्रिक ग्रह और बृहस्पतीय या ब्राहा ग्रह के नाम से जाना जाता है। दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है और बृहस्पति एवं बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय, हवा और देश को मैच करना है। तीन में कौन सुमेलित नहीं है? तो 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिरोको जो है कनाडा में नहीं है। यह सिरोको सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। सिरोको को ब्लड रेन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 41 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हम लोग 42 नंबर प्रश्न को करेंगे। यदि जल की बूंद एक होकर बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया में राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया उष्मा का अवशोषित होती है, उष्मा निकलती है, न तो अवशोषित होती है और न ही निकलती है और द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्मा अवशोषित होती है। यदि दो समान जल की बूंद एक होकर बड़ी बूंद बनाती है इस प्रक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है। जब जल की बूंद जुड़कर एक होती है पृष्ठीय ऊर्जा तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में कमी आती है। इस ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए
ऊष्मा अवशोषित होती है? बूंद का गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता है? निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता है? तो 43 का राइट आंसर बताना है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्फ का जमना। बर्फ का जमना रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा ना ली जाती है और ना ही दी जाती है, अतः बर्फ का जमना रुद्धोष्म नहीं है क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। आगे 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न में वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कहलाती है। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कहलाती है। तो 44 का राइट आंसर बताना है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुकीज़। ऑप्शन नंबर सी, कुकीज़। कुकीज़ वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करती है, उसे कुकीज़ कहते हैं। 45 नंबर प्रश्न, आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न को। इसमें कहा गया है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ए में कहा गया है परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। बी में कहा गया नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। सी में कहा गया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। डी में कहा गया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। तो 45 का राइट आंसर बताना है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा करती है। समरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता रहता है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती रहती है। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। हम लोग 51 नंबर प्रश्न को करेंगे। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? ए में हिंद महासागर, बी में प्रशांत महासागर, सी में अटलांटिक महासागर और डी में आर्कटिक महासागर। तो 51 का राइट आंसर बताना है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। ला नीना प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ला नीना स्पेनिश भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है छोटी लड़की। इसका अर्थ है छोटी लड़की। ला नीना के कारण उत्तरी यूरोप में कम सर्दी एवं दक्षिण पश्चिम यूरोप में अधिक सर्दी पड़ती है। 52 नंबर प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए किस देश के साथ सौदा किया है? भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए किस देश के साथ सौदा किया है? तो 52 का राइट आंसर बताना है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ भारत ने 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दे दी है। 63,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के इस सरकारी सौदे पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके पूर्व भारत ने डसॉल्ट एशिएशन कंपनी ने 59,000 करोड़ रुपये में 36 राफेल फ्रांस से 2022 में मंगवाए थे। 2022 को मंगवाए गए थे। आगे 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न में पालघाट स्थित है। पालघाट स्थित है। तो 53 का ए में दिया गया बेंगलुरु एवं मंगलुरु के बीच, बी में मदुरई एवं तिरुवनंतपुरम के बीच, सी में कोयम्बटूर एवं पलक्काड़ के बीच और डी में पुणे एवं मुंबई के बीच। तो 53 का राइट आंसर बताना है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयम्बटूर एवं पलक्काड़ के बीच में स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य है। पालघाट दर्रा अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य केरल में स्थित है। भोरघाट दर्रा स्थित है। मुंबई एवं पुणे के बीच भोरघाट दर्रा स्थित है। आगे 54 नंबर प्रश्न, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो 54 का राइट आंसर बताना है। ए में चंबल परियोजना का, बी में कोसी परियोजना का, सी में दामोदर घाटी परियोजना और डी में भाखड़ा नागल परियोजना का किसका हिस्सा है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंबल परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर बांध
चंबल परियोजना का हिस्सा है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। सबसे पहली भारत की बहु नदी घाटी परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। और कोसी परियोजना कोसी नदी पर बिहार में स्थित है। कोसी परियोजना बिहार में स्थित है। आगे हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो 55 का राइट आंसर बताना है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गणराज्य शब्द को नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। उद्देशिका जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में पेश किया गया था, संविधान सभा में पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को अपनाया गया था। 56 नंबर प्रश्न। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। तो 56 का राइट आंसर बताना है। ए में अनुच्छेद 13 को, बी में अनुच्छेद 21 को, सी में अनुच्छेद 32 को और डी में अनुच्छेद 51 को। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उपबंध है। मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है। 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है। 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न में इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। इनमें से किस राज्य में भारत के द्विसदनीय व्यवस्था है। तो 57 का राइट आंसर बताना है। ए में गुजरात में, बी में केरल में, सी में राजस्थान और डी में बिहार में। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार में स्थित है। भारत के बिहार राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। भारत में 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित है। 6 राज्य में, ये 6 राज्य कौन कौन है। उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना है, जिसमें विधान परिषद अस्तित्व में है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और इनके सदस्य बनने की न्यूनतम जो आयु होती है वो 30 वर्ष की होती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आगे 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 58 का राइट आंसर बताना है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 84। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट आरक्षित है। वर्ष 2008 के परिसीमन आयोग के द्वारा जारी आदेशानुसार लोकसभा के सामान्य के लिए 412 सीटें, अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करती है। आगे 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न में विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो 59 का राइट आंसर बताना है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूनतम 40 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। विधान परिषद की सदस्य संख्या न्यूनतम 40 और अधिकतम संबंधित राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 होता है। उस राज्य में कितना विधानसभा सीट है उसका 1/3 होता है अधिकतम, और न्यूनतम की बात की जाए तो 40 सदस्य होते हैं। आगे 60 नंबर प्रश्न। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। तो ए में दिया गया अपेक्षकता के सिद्धांत, बी में बोस आइंस्टीन संशोधन के तहत, सी में सहती एवं ऊर्जा की तुल्यता और डी में प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य पर। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी।
प्रकाश विद्युत प्रभाव पर 1905 में आइंस्टीन द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे अपेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1901 में दिया जाता था 1901 में दिया जाता है और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाने लगा है। प्रश्न संख्या 61 से लेकर 70 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग का हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है? किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है? तो ए में दिया गया व्यास में 28 nm से छोटा, बी में दिया गया व्यास में 1 nm से छोटा और सी में दिया गया व्यास में 52 nm से छोटा और डी में दिया गया 100 nm से छोटा। तो 71 का राइट आंसर बताना है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, व्यास में 1 nm से छोटा होता है। बिलियन के दो घटक होते हैं, एक विलायक और दूसरा विलेय। जो घटक दूसरे घटक को घोलता है उसे विलायक कहा जाता है। विलायक में घुले हुए घटक को विलेय कहते हैं। 72 नंबर प्रश्न, कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? तो ए में दिया गया उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। बी में दिया गया छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है और सी में दिया गया बड़े साइज के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है और डी में दिया गया है उच्च पूर्ण ऊष्मा के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन के एक स्थिर यौगिक बनाता है, इसका कारण छोटा आकार है जिसके कारण यह प्रबल आबंध बनता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए यह अन्य परमाणुओं या तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बना सकता है। कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ने पर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। 73 नंबर प्रश्न में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। 73 का राइट आंसर बताना है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे कपूर है, कपूर को जलाते हैं तो द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तन होकर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होकर वाष्प बन के खत्म हो जाता है। 74 नंबर प्रश्न, आगे 74 नंबर प्रश्न में स्पैचुला में नेपथलीन को जलाने से डैश प्राप्त होता है। स्पैचुला में नेपथलीन को जलाने से डैश प्राप्त होता है। तो 74 का राइट आंसर बताना है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पीली ज्वाला। नेपथलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो बिना जले कार्बन कण पीछे छोड़ देता है, जो पीली प्रकाश उत्सर्जित करता है। आगे 75 नंबर प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है? ए में दिया गया 0.034%, बी में दिया गया है 27.27% और सी में दिया गया 3.4% और डी में दिया गया 28.7%। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 27.27% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान 27.27% होता है। प्रश्न संख्या 76 से लेकर 80 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न सार्वजनिक उपकरण में कौन सा महारत्न नहीं है? निम्न सार्वजनिक उपकरण में कौन सा महारत्न नहीं है? तो 81 का राइट आंसर बताना है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, BSNL। सार्वजनिक उपकरण में BSNL महारत्न नहीं है। भारत में सर्वप्रथम 1997 ईस्वी में केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा मूलतः 9 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया था। आगे 82 नंबर प्रश्न, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो 82 का राइट आंसर बताना है।
ए में अनुच्छेद 322, बी में अनुच्छेद 324, सी में अनुच्छेद 326 और डी में अनुच्छेद 330 है। तो 82 का राइट आंसर बताना है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होती है। मत देने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त राजनैतिक अधिकार है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार माना है। आगे 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो 83 का राइट आंसर बताना है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। संविधान में प्रस्तावना उस समय 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने के लिए 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। संविधान दिवस की शुरुआत 2015 में हुई। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 से हुई। आगे 84 नंबर प्रश्न। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए में मणिपुर, बी में बिहार, सी में कर्नाटक और डी में तमिलनाडु से। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य का संबंध तमिलनाडु के मंदिरों के देशवासियों की एकल नृत्य प्रस्तुत सादिर से है, इसीलिए इसे सादियट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर था, इसलिए इसे सादिरट्टम कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य कला को वैदिक पहचान दिलाने का श्रेय रुक्मिणी देवी अरुणडेल को है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। 85 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी? तो 85 का राइट आंसर बताना है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1993 में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी। 1983 में विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। 1983 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। 80 नंबर प्रश्न। टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो 86 का राइट आंसर बताना है। ए में कर्नाटक से, बी में गुजरात से, सी में आंध्र प्रदेश से और डी में उत्तर प्रदेश से। तो 86 का राइट आंसर बताना है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात से संबंधित है। टिप्पणी नृत्य गुजरात से संबंधित नृत्य है। गुजरात से संबंधित और गरबा, डांडिया, ये सभी नृत्य गुजरात से संबंधित है। और कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय नृत्य यक्षगान है, यक्ष का गीत। आगे 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसे 0 से 6 वर्ष के अंदर आता है, का लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था का लिंगानुपात क्या है? तो 87 का राइट आंसर बताना है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 918 है, ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में महिलाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। आगे 88 नंबर प्रश्न। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था? अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2008 में, ऑप्शन नंबर सी। 2008 में ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय बने थे, पहले भारतीय। अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक 2008 में
स्वर्ण पदक जीते थे। अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए मशाल वाहक बनाया गया था। मशाल वाहक के लिए बनाया गया था। 89 नंबर प्रश्न में भारत के महान्यायवादी डैश की प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। भारत के महान्यायवादी डैश की प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो 89 का राइट आंसर बताना है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श महान्यायवादी ही देती है। भारत के प्रथम महान्यायवादी की पूछा जाए तो MC शीतलवाड़ जो थे भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। 90 नंबर प्रश्न 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और BK दत्त ने डैश में बम फेंका था। जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों लोगों को सुनाना था। तो 90 का राइट आंसर बताना है। 90 का राइट आंसर कहाँ बम फेंका गया था? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट्स, जिसे सेफ्टी बिल कहा जाता है, सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, उसी समय केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका गया था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल का उद्देश्य जनता विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना था। 91 नंबर प्रश्न संख्या 91 से लेकर 100 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हम लोग 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? तो 101 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया चालक ठोस में, बी में दिया गया जालक ठोस में, सी में दिया गया सहसंयोजक ठोस में और डी में दिया गया आयनिक ठोस में। 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयनिक ठोस में। ग्रेफाइट एक सुचालक, सहसंयोजक तथा जालक ठोस है जिसे आयनिक ठोस में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। 102 नंबर प्रश्न कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो 102 का राइट आंसर बताना है। 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुरकिंजे के द्वारा। पुरकिंजे ने कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म एक शब्द है जिसका उपयोग कोशिका के जीवित पदार्थ को इंगित करने के लिए किया जाता है, जिसमें कोशिका द्रव और नाभिक शामिल होते हैं। आगे 103 नंबर प्रश्न 103 नंबर प्रश्न में कहा गया है प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? तो 103 का राइट आंसर बताना है। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरू रज्जु। मेरू रज्जु रीढ़ की हड्डी के केंद्र से मस्तिष्क स्तंभ के ठीक निचले हिस्से तक चलता है। मेरू रज्जु मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच संदेश पहुंचाता है। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? तो 104 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया है यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दोनों में, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ना तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं और ना ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में। और डी में कहा गया है केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव किसमें होता है? तो 104 का राइट आंसर बताना है। 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक शब्द ग्रीक शब्द प्रो से मिलकर लिया गया है, जिसका अर्थ है पहले, और कैरियोन जिसका अर्थ है पहले और कैरियोन। प्रोकैरियोटिक कोशिका सरल कोशिकाएं होती है और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम आदि जैसे अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया, आर्किया और पीपीएलो आदि जैसे जीव शामिल होते हैं। 105 नंबर प्रश्न थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषक के लिए क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो 105 का राइट आंसर बताना है। 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाए आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन, जिसे कभी कभी T4 के नाम से भी जाना जाता है, मानव शरीर में थायरॉक्सिन ग्रंथि से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन है। थायरॉक्सिन मस्तिष्क के विकास और मस्तिष्क के कार्य को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे प्रश्न संख्या 106 से 110 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 111 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डूरंड कप संबंध किस खेल से? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ए में दिया गया क्रिकेट से, बी में बैडमिंटन से, सी में हॉकी से और डी में फुटबॉल से। तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। डूरंड कप की शुरुआत 1888 में हुआ था। 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। फुटबॉल से एक पक्ष टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और डूरंड कप भारत का सबसे पुराना कप है। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। आगे 112 नंबर प्रश्न, इंडियन विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडियन विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो 112 का राइट आंसर बताना है। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा इंडियन विंस फ्रीडम। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस। और माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 113 नंबर प्रश्न, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 113 का राइट आंसर बताना है। 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कैबुल नामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है। यह झील संघाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। मेघालय में उमियम झील पाया जाता है। उमियम झील मेघालय में पाया जाता है। मिजोरम में पाला झील पाया जाता है। मिजोरम में पाला झील और रुद्रसागर झील त्रिपुरा में पाया जाता है। 114 नंबर प्रश्न, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? तो 114 का राइट आंसर बताना है। 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है और बेनिन देश का राजधानी पोर्टो नोवो है। बेनिन देश का राजधानी पोर्टो नोवो और बोस्निया का राजधानी साराजेवो है, साराजेवा। 115 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? तो ए में दिया गया रविंद्र सेतु, बी में महात्मा गांधी सेतु, सी में अन्नामलाई इंदिरा गांधी ब्रिज, अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज और डी में दिया गया भूपेंद्र हजारिका। तो 115 का राइट आंसर बताना है। 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूपेंद्र हजारिका सेतु। भारत में सबसे लंबा नदी पुल भूपेंद्र हजारिका सेतु है। भूपेंद्र हजारिका सेतु भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इस पुल की लंबाई लगभग 9.5 किलोमीटर की है। 9.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी लोहित नदी पर स्थित है। लोहित नदी पर स्थित है भूपेंद्र हजारिका पुल। आगे 116 नंबर प्रश्न, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की वजह यह है कि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को भारत की अधिकारिता भाषा घोषित किया था। 14 सितंबर 1949 को। आगे 117 नंबर प्रश्न, 117 नंबर प्रश्न में भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो 117 का राइट आंसर बताना है। ए में सड़क मार्ग से, बी में जल मार्ग से, सी में हवाई अड्डे से और डी में वानिकी से। तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सड़क मार्ग से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत के सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ साथ उन्हें तटीय राज्य एवं उनके बंदरगाहों से भी जोड़ा जाएगा। भारतमाला परियोजना सड़क परियोजना के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी योजना है। 118 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में
प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो 118 का राइट आंसर बताना है। 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिवाली को जाना जाता है। कार्तिक अमावस्या को संपूर्ण भारत में मनाया जाने वाला दिन वर्ष है, दिन द्वीप पर्व है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 119 नंबर प्रश्न, 119 नंबर प्रश्न में सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंगानुपात 889 है, 889 है। आगे 120 नंबर प्रश्न, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो ए में 1952 में, बी में 1950 में, सी में 1953 में और डी में 1949 में। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण 1950 में किया था और भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और मेल जोल पर समझौता वर्ष 1954 था, 1954 में समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 121 से 130 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 131 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा NH3 का आणविक द्रव्यमान है? निम्नलिखित में से कौन सा NH3 का आणविक द्रव्यमान है? तो 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 63 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड का उपयोग उर्वरकों के एक समूह घटक अमोनिया नाइट्रेट के उत्पादन के लिए किया जाता है। 132 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक पशुपयोजित पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर शहतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 132 का राइट आंसर बताना है। 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फिलोसोमिया रिसिनी पे। 133 नंबर प्रश्न, 133 नंबर प्रश्न में सेबों को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है। तो 133 का राइट आंसर ए में दिया गया, सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए ताकि उनके रंग में परिवर्तन ना आ जाए। बी में दिया गया O2 के प्रवेश को रोक कर वायवीय श्वसन के होने को रोकता है। और सी में क्षति के दौरान एथिलीन निर्माण को रोकता है। और डी में सेव अधिक आकर्षक दिखाई दे। तो 133 का राइट आंसर बताना है। 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, O2 के प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन के होने को रोकता है। सेव पर मोम लगे कागज को लपेटने में निम्न कार्य होते हैं, जैसे ऑक्सीश्वसन को रोकना तथा ऑक्सीजन का प्रवेश को रोकना, चोट लगने से एथिलीन का निर्माण रुकना। आगे 134 नंबर प्रश्न, 134 नंबर प्रश्न में सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांस लेने की समान प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो 134 का राइट आंसर बताना है। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। श्वसन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो सभी जीवित कोशिकाओं में होती है, जिससे ग्लूकोज से ऊर्जा निकलती है। आगे 135 नंबर प्रश्न, 135 नंबर प्रश्न में डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो 135 का राइट आंसर बताना है। 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग के कारण निम्न जैसे बैक्टीरिया के संपर्क में आना या खराब भोजन करना या पेट संबंधी दिक्कत होना। प्रश्न संख्या 136 से लेकर 140 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 141 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 141 का राइट आंसर बताना है। 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है और भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन
सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है और दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला शहर दिल्ली है। 142 नंबर प्रश्न 142 नंबर प्रश्न 142 नंबर प्रश्न छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए में दिया गया हरियाणा से, बी में राजस्थान, सी में बिहार और डी में उत्तराखंड से। तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। छलिया नृत्य उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। धोबिया नृत्य बिहार का महत्वपूर्ण नृत्य है। धोबिया नृत्य। 143 नंबर प्रश्न भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे का प्रचलन भारत में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था और रेलवे का सबसे अधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। 144 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित अन्य कप और टूर्नामेंट जैसे आगा खा कप, महाराजा रंजीत सिंह कप, ध्यानचंद कप, इंदिरा कप, बेटन कप, नेहरू कप आदि हॉकी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना 1924 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना 1924 में किया गया था। 145 नंबर प्रश्न पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर 5 वर्षों में किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्षों में एक बार किया जाता है। आगे 146 नंबर प्रश्न योजना आयोग को कब किसके द्वारा नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया था? योजना आयोग को कब और किसके द्वारा नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया था? तो 146 का राइट आंसर बताना है। 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2015 में एनडीए सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को स्थापना किया गया था। आगे 147 नंबर प्रश्न 4 से 15 मई 2025 तक बिहार राज्य के कितने जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा? 4 से 15 मई 2025 तक बिहार सरकार के कितने जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा या किया गया था? तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा डायरेक्टेड की मान्यता उपाधि प्रदान की गई थी? तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया द्वारा डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि प्रदान की गई थी, डॉक्टरेट की। 149 नंबर प्रश्न 149 नंबर प्रश्न में रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पाद का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था? रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पाद का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय का। ऑप्शन नंबर सी मेघालय से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। 150 नंबर प्रश्न द इंडिया आई सॉ नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? द इंडिया आई सॉ नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस अंबुज मल्ल के द्वारा।